पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमारे साथ जो गेस्ट थे, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग उनको जानते हैं। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं और ऑथर भी हैं, सो मैनी थिंग्स। और उसके साथ ही वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कनाडा से। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है आरिफ अजाकिया साहब ने, जो कि जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है। एमक्यूएम के तो खैर वो मेंबर हैं ही, लेकिन इसके अलावा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और सोशल वर्क भी करते हैं और बहुत ज़बरदस्त इंसान है, मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि एक बार मैंने उनके साथ शो बनाया और मुझे बहुत कुछ इन दोनों लोगों से सीखने के लिए मिला है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग तशरीफ लाए। सबसे पहले तारिक साहब, शुक्रिया। थोड़ा सा हम आज हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, जो हमें बुरी तो लगती है सुनकर, लेकिन हमें सुनना है और हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो अभी की यंग जनरेशन है वो अगर कुछ सीख पाए उससे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मुझे ये बताइए सर कि जब अगर हम पीछे की तरफ जाएं और जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो ये हिस्सा जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या था? एक तो ये इलाका किस तरह का था, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाए उसमें। और दूसरा ये कि जब पाकिस्तान बन गया, जहाँ तक मैंने मिस्टर जिन्ना को देखा है, यानी उनकी जो पिक्चर देखी है, उनकी स्पीचेस सुनी है, वो मुझे काफी मॉडर्न आदमी लगते हैं। मेरे घर में भी उनकी पिक्चर लगी हुई है, तो वो हरगिज शेरवानी और में नहीं है, काफी मॉडर्न लगते हैं। तो पाकिस्तान क्यों उस तरह से नहीं बन पाया कि हम इस देखें, ये कई सवाल आपने कर दिए। ये आपके दादा भी हिंदुस्तानी, आरिफ के भी दादा हिंदुस्तानी, मेरे नाना दादा भी हिंदुस्तानी। आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप किसी शख्स को मिलते हैं और उसकी एथनिसिटी पूछते हैं तो वो अपने आबो अजदाद से रिलेट करता है ना। कोई इटालियन ये तो नहीं कहता कि मेरे माँ दादा परदादा फ्रेंच थे लेकिन मैं इटालियन हूँ, और अगले मेरी नस्ल जो है वो होगी पोलिश। ये सिर्फ आपको ये जहालत पाकिस्तान में नजर आती है कि हम तीनों के परदादा नाना जैसे भी कहें 2 जनरेशन पहले हिंदुस्तानी थे, और हम जो उनकी औलाद हैं वो हिंदुस्तानी नहीं। पहले तो इसको समझिए। तो जब आप वो बात है कौवा हंस की चाल चलती, वो अपनी चाल भूल जाता है। और पूरी दुनिया इस्लाम में ये वाहिद इलाका है जहाँ के लोग अपनी जमीन से शर्मिंदा बहुत हैं। यानी इनको, आपके फॉरेन मिनिस्टर को देखिए, वो तो नाम स्टैंप हर जगह लगाते हैं, मेरा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो किराए पे कुरैश लेके आए थे यहाँ पे और मैं आपको तवीज़ें बांटूंगा, आप दुआ करें, आप किसी की बैलगाड़ी ठीक हो जाएगी, ये दुआ पढ़ लीजिए तो शायद कल बारिश हो जाएगी। ये हम बन गए कि वो लोग जो इस धरती के दुश्मन थे, जिन्होंने यहाँ कत्लेआम किया मुसलमानों का, वो हमारे हीरो हो गए। जिन लोगों के साथ हम पैदा हुए, बड़े लिखे कई जनरेशन से, अब आरिफ जो हैं ये इनका सिंध से या आप समझे मेमन बरादरी से ताल्लुक है ना आपका आरिफ भाई, तो या गुजराती या मेमनी बोलने वाले लोग को अब एक कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी से बोलना पड़ता है ना। आपका ताल्लुक भी, आप शायद इलाहाबाद से हैं या यूपी से हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तानी नहीं है? देखिए, लेकिन हमको ब्रेन वॉश करके कहा कि तुम हिंदुस्तान से नहीं हो। जब आपको जमीन से उखाड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहे। इंडोनेशिया में किसी को शर्मिंदगी नहीं कि वो जावा का है या सुमात्रा का है या मले का है। आपके मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे महातिर मोहम्मद, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं कि उनके दादा जो थे वो पश्तून थे और उनकी अम्मा जो थी वो मलेशिया से थी, तो वो मैले कहलाए।
श्रीलंका में किसी को नहीं तकलीफ है कि वो कहाँ के हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने आप को और दूसरों को, ये सिर्फ नहीं बंगालियों को कहा तुम अरब की गुलाम हो, उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए, खत्म कर दिया, 25 साल में किस्सा ही क्लोज कर दिया। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो पाकिस्तान है वहां आप किसी पंजाबी से पंजाबी में बात नहीं कर सकते ऑन टेलीविजन। पिछले 70 साल में आपके किसी नेटवर्क पे किसी पंजाबी ने एक दूसरे से पंजाबी बात नहीं की है। क्यों? शर्मिंदा है अपनी जबान से, अपनी जमीन से। आप पब्लिकली आके अगर मेमनी बोलने, आपको लोग जाहिल कहेंगे। अगर गुजराती में बात की, जो मेरे ससुराल की जबान है, तो किधर से आ गए? जो जबानें जिस शहर की हैं वो तो खत्म हो गई। हम सब आर्टिफिशियल बन गए। हमारा कल्चर हो गया नाजवा नंबर 1, नंबर 2, पापोश नगर का अलग, गुरु मंदिर वाले अलग, इस्लामाबाद वाले अलग, रावलपिंडी वाले बिल्कुल अलग। तो वी आर एन आर्टिफिशियल एंटिटी। और ये हमारे हिस्ट्री के अजीज की छोटी सी किताब है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वही पढ़ लें, दैट इज इनफ। लेकिन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और सबसे दुख की बात है कि जितने पाकिस्तानी पढ़े लिखे होते हैं उतने ही ज्यादा जाहिल होते हैं। ये आरिफ ने नोट किया होगा, बर्तानिया में या नेदरलैंड्स में इन्होंने काफी कठिन लाइफ काटी है। उनको पता ही नहीं है कि वो अगर जर्मनी में रह रहे हैं तो जर्मन अपने आप को जर्मन क्यों कहता? वो रशियन तो नहीं है ना। हमारे यहाँ सिंध में आके कह रहे हैं कि मीरपुर खास की जबान जनाब उर्दू होनी चाहिए। अरे पास में देखो, अमरकोट का नाम उमरकोट कर दिया। आप अंदाजे लगाइए, पाकिस्तान का एक ही शहर हिंदू मेजॉरिटी था, भुट्टो साहब के जमाने तक वो अमरकोट कहलाता था, उसको उमरकोट कर दिया। वो जो कल्चर था हमारा कि उमरकोट के पास हिरन मिलते थे, 71 की जंग में पाकिस्तान के फौज ने आके उस इलाके से हर हिरन को, ये सॉरी हिरन नहीं, मोर खाली कर दिया, खा गए सब। उनका ताल्लुक ही नहीं सिंध से, तो उनको क्या परवाह कि एक कल्चर के अंदर मोर की हैसियत क्या है। हमारे हर जगह यही हुआ कि अब ये एमक्यूएम के नाराज होंगे कि उर्दू हम पे थोप दी गई और कहा कि तुम्हारी अपनी जबान जो है वो गटर में डाल दो। ये ए ग्रेड जबान आ रही है बहुत दूर से, लखनऊ में आ रही ट्रेन पे, और खटखट खटखट जहां जहां जाती है ये ट्रेन, वहां बर्बादी उस कल्चर को लाके हमको बना दिया ऐसा कि लोग इंडिया में अब पाकिस्तान के पंजाबियों को सुनते हैं ना टीवी पे, तो एज कॉमेडी सुनते हैं, क्योंकि कोई उर्दू बोलना ही नहीं जानता। सो दिस इज अ पास। अब इसका आगे क्या होना है वो चैप्टर हो चुका, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ बंगाल में इलेक्ट हुआ था 47 में, सिवाय बंगाल के और मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री कहीं नहीं थी 46 के इलेक्शन में। सोहरवर्दी साहब जो वहां थे, उनको पहले दिन पाकिस्तान में आने से, उनकी प्राइम मिनिस्टर बंगाल को पाकिस्तान आने से पाबंदी लगा दी गई और उनसे कहा जो बात करनी जिन्ना साहब से कराची में जाके बात। ढाका जो पाकिस्तान का कैपिटल बनना चाहिए था, आपको ये नहीं पता ना लोगों को, जब एक ही सूबे का आप इलेक्शन होगा, जब मेजॉरिटी मुसलमान जहां रहते हैं वहीं का शहर होगा ना पाकिस्तान का कैपिटल। आपने कराची को बनाया जो हिंदू मेजॉरिटी थी, आपने कहा नहीं ये कैपिटल है और यहाँ उर्दू जबान होगी और हिंदुओं को निकाल दो, बाकी सारे अनपढ़ हो गए। जो माकलोची के नाम से बलोचों का शहर है, कुछ सिंधी भी नहीं, आपने सफाया कर दिया। मंगो पीर के जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो हमने बचपने में हमारा कल्चर था कि साल के साल जाके विजिट करते थे, बहुत ही गजब की जगह, आप कभी भी नहीं गई होंगी। पूरे हिंदुस्तान में एक जगह मगरमच्छ रहते थे, वो मंगो पीर कहलाता था। आपने उसको ऐसा क्लीन चैप्टर किया, उन्होंने कहा भाई लखनऊ नहीं है और अगर बगदाद नहीं है तो भैया ये क्या हुआ। उन्होंने कहा मगरमच्छ को तो जानते।
वी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। हमने तो वो हिंदू टेम्पल है जो एक मड वल्केनो है, नानी का मंदिर कहते हैं उसे बलूचिस्तान में। मैं नाम भूल रहा हूँ, महलाज कुछ ऐसा है। वी इरेडिकेटेड दैट, क्या कहते हैं, जो हिंदू रिचुअल था कि हिंदुस्तान से लोग बलूचिस्तान जाते थे एनुअल अपनी हज टाइप के लिए, वी कट इट आउट कंप्लीटली। और ऐसे भोले बन के बैठे, हमें को पता, हमें तो पता भी नहीं क्या हुआ, हो गया होगा, हमें क्या पता। वी हैव डिस्ट्रॉयड लैंग्वेजेस। तो ये जो कत्ले आम कल्चर का होता है, इसकी सजा तो बड़ी जनरेशन तक मिलेगी। इंसान का कत्ल कर दें तो फिर भी शरिया में माफी का है, पैसे दे दो कुछ हो जाए। अल्लाह की बनाई हुई जबानों का कत्लेआम करने का फख्र या जो जिससे प्राउड ये घूमते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के पंजाबी और यहाँ के उर्दू बोलने वालों के सर पे ताज है। उनको फख्र है कि हमने जबानों के ऊपर ट्रैक्टर चला दिए। अब ना कोई बलोची बोलेगा यहाँ, ना सिंधी बोलेगा, ना पश्तो बोलेगा। और पंजाबी तो इतने बेगैरत हैं, उन्होंने कहा हम तो खुद ही नहीं बोलेंगे। उन्होंने खुद अपनी जबान पे पाबंदी लगाई। तो कहाँ पाकिस्तान चलेगा, मुझे सर पता है। जैसे एक जगह आपको पता ही होगा, लालपुर का नाम जो है बदल के जो है उन्होंने, जहाँ पे कभी शाह फैसल गया तक नहीं है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि उसने कभी वहां कदम नहीं रखा, फैसलाबाद फैसला नाम रख दिया। मुझे ये बताइए। बताइए जी आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपने जैसे बात सुनी अभी तारिक फतेह साहब की, तो मुझे ये बताइए कि कराची की बात अगर हम करें तो कराची में एक पारसी कंपाउंड हुआ करता था, बड़े वहां पे पारसी रहते थे। और मेरे अपने स्कूल की लड़कियां भी कुछ वहां पे थी, फ्रेंड्स थी मेरी। वो खाली क्यों हो गया है, वो सारे पारसी कहाँ गए? आरिफ साहब। थैंक यू वेरी मच आरजू साहिबा। और सबसे पहले मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता अल्फाज में कि मैं अपने गुरुजी के सामने पहली बार बैठ कर बात कर रहा हूँ। तो बहुत सीखा है मैंने, हिज मेंटर। मैं उनको देख के सीख के आगे बढ़ा हूँ और मैं उनकी एक एक चीज को फॉलो करता हूँ। थैंक यू तारिक भाई फॉर एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कराची में एक आराम बाग है, वो भी राम बाग होता था, जी जी, उसको आराम बाग बना दिया। इन्होंने हर चीज तब्दील कर दी। कल रात मैंने ट्विटर पे एक तस्वीर शेयर की है कि इंडिया में जब कराची था तब शिवरात्रि किस तरह मनाई जाती थी कराची में। जी और जी, मुझे एक सिंधी दोस्त ने मुझे शिकवा किया है कि मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि कराची में 47 से पहले कोई सिंधी नहीं था। तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो शहर है ना कराची, ये 47 में एक डेवलप्ड अर्बन सिटी था और उसके जो मोमार थे ना, वो पारसी और हिंदू सिंधी थे। और 47 में वो सारे हिंदू सिंधी भगा दिए गए या वो चले गए। लेकिन कराची में मुस्लिम सिंधी एज सच मेजोरिटी में नहीं थे। ये हिस्टोरिकली बलोच बस्ती थी, जी जी, जिसको अंग्रेजों ने इसके नेचुरल पोर्ट होने की वजह से डेवलप किया। और यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम पारसीज, हमारे कराची के पारसियों का एक बड़ा किरदार रहा है। जिस टाउन, जमशेद टाउन का मैं रहा हूँ, वो जमशेद टाउन भी एक पारसी के नाम पे टाउन है। तो कराची, ये बात हो गई। दूसरी बात, उर्दू जुबान की जो तारिक भाई ने कही, तो आई 100% एग्री कि ये इम्पोज की गई थी पाकिस्तान में। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की 100% पॉपुलेशन, जो जमीन है पाकिस्तान की ईस्ट और वेस्ट, 100% पॉपुलेशन नॉन उर्दू स्पीकिंग थी। उर्दू तो उन मुसलमानों की जबान थी जो हिंदुस्तान के माइनॉरिटी प्रोविंसेस में थे। अब पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट बनाने के बाद बॉन्डिंग फैक्टर चाहिए था। तो पंजाबी आर्मी और यूपी सीपी के जो नवाब और जागीरदार जो गए पाकिस्तान, इनकी ये साजिश थी कि बॉन्डिंग फैक्टर खाली उर्दू हो सकती है, तो सबको उर्दू ला दी गई है। मेरे वालिद ने कराची से मैट्रिक किया था गुजराती मीडियम में। जी जी, कराची में गुजराती स्कूल थे। मेरे वालिद गुजराती के शायर थे। मार दी गई वो पूरी जबान। तो हमारी मादरी जबान मेमनी है, लेकिन मेरी बीवी, जिसके माँ बाप दोनों जूनागढ़ में पैदा हुए, वो मेमनी नहीं बोल सकती। क्योंकि हमें शर्मिंदगी का एहसास दिलाया गया, जैसे पंजाबियों को, अरे उर्दू बोलो।
मेमनी के एसेंट में उर्दू बोलोगे तो तुम्हारे बच्चे की उर्दू पे लोग हंसेंगे। तो मेरी बीवी को उर्दू नहीं आती तो आज मजबूरन मेरे बच्चों को भी हम मेमनी नहीं सिखा सके, वरना मेरे भाई बहन के साथ, मेरे माँ बाप के साथ हम मेमनी में बात करते थे। मेरे वालिद सऊदीया से गुजराती में मेरी वालदा को खत लिखते थे, क्योंकि मेरी वालदा को गुजराती के अलावा कोई जबान नहीं आती थी। तो दैट्स अ ट्रू फैक्ट। उर्दू ला दी गई है इस मुल्क के ऊपर क्योंकि इट वॉज अ बॉन्डिंग फैक्टर। अब आपका सवाल मैं भूल गया। सवाल क्या था? मैं आपसे सर पूछ रही थी कि पारसी कंपाउंड, क्योंकि हाँ, ताल्लुक कराची से है, कराची को आप अच्छे से जानते हैं। कराची में एक पारसी कंपाउंड होता था, पारसी जिमखाना भी था। एग्जैक्टली। ये पाकिस्तान चौक के आसपास उधर कहीं होता था। तो वो जी जी। क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती थी, ट्रिनिटी मेथोडिस्ट गर्ल्स हाई स्कूल जो था वो वारी टावर के सामने, तो वहां से पारसी लड़कियां भी आती थी और बच्चे भी आते थे। तो वो कंपाउंड खाली क्यों हो गया है? वो सारे पारसी कहाँ गए? अरे 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 मैं उस इलाके का नाजिम रहा हूँ, और ये पारसी अरब शहर कावस जी, फारसियों का इतना बड़ा नाम, जमशेद टाउन में रहते थे और हयात थे। मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, बल्कि उन्होंने मेरी शिकायत लगाई थी। एक्चुअली इशू ये है, गवर्नर सिंह से उन्होंने शिकायत लगाई थी। इशू ये है कि पारसियों की जो प्राइम लोकेशन की जमीन थी, और आगा खानियों की, आपको पता होगा गुरु मंदिर के पास आगा खानियों के 200 प्लॉट है जो कब्जा कर लिया गया है जियाउल्लक के जमाने से। वो अदालतों से केस भी जीत गए, और अदालत ने मुझे ऑर्डर किया था कि वो जमीन, जिसको अल्लाह वाली बस्ती कहते हैं तारिक रोड के पीछे, अदालत ने मुझे ऑर्डर किया था कि ये जमीन खाली कराओ, ये प्राइवेट प्लॉट पे बस्तियां बनी हुई हैं। मैं 5 थानों की पुलिस लेकर तारिक रोड पे गया, उनको पहले तो समझाया बुझाया, सब कुछ कर लिया। जब हम लाउड स्पीकर पे ऐलान कर रहे थे तो उस बस्ती से हम पे फायरिंग की गई। मैंने मुड़ के देखा तो एक पुलिस वाला नहीं। मैं तो यहाँ फ्रांस से उठ के गया था पाकिस्तान, मैं अकेला खड़ा हूँ, फायरिंग हो रही है। लोगों ने आके, मेरे जो एमक्यूएम के लड़के हैं वो आए, मुझे कहता है आरिफ भाई साइड पे हो। भाई ये प्राइम लोकेशन, आर्मी पाकिस्तान की लैंड ग्रैबर है, पूरी कौम को लैंड ग्रैबर बना दिया इन्होंने। और आखिरी बात मैं आपकी तस्दीक कर दूंगा कि मैंने 23 साल एमक्यूएम में गुजारे हैं, लेकिन 2018 में मैंने अल्ताफ भाई से दरख्वास्त करके मैंने एमक्यूएम छोड़ दी है, क्योंकि अब एमक्यूएम में भी आर्मी ने इतने ग्रुप बना दिए हैं, और एक अल्ताफ हुसैन मुजरिम है, बाकी जितने कराची में कत्लो गारत भत्ताखोरी जो चीज होती थी जो करते थे, वो आज आर्मी की रेंजर्स की सरकर्दगी में कराची पर रूल कर रहे हैं। तो मैं अब एमक्यूएम की पॉलिटिक्स से निकल आया हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मसले हो गए हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के इश्यूज देखता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि सिर्फ पारसी जिमखाना की बात नहीं है, गोवन जिमखाना था, आपको पता नहीं है, बोरा जिमखाना था। कराची के अंदर जहां मैं पैदा हुआ, मेरी उस सड़क का नाम था लाला लजपत राय रोड। वो जमशेद रोड के साथ निकलती थी। उस जमशेद रोड का नाम बदला गया, लाला लजपत राय का नाम बदला गया। किसी के पाकिस्तान में किसी को नहीं पता लाला लजपत राय हैं कौन, जो लाहौर के अंदर जिनके कत्ल पे भगत सिंह था। किसी को, खैर लाहौर में तो किसी को तारीख जानने का मेरा ख्याल है उनको एहसास भी नहीं है। वो समझते हैं कि अल्लाह मियाँ थे, फिर अरब आए, उसके बाद पंजाबी उर्दू बोलने वाले, बीच में कुछ भी नहीं है। तुर्क असल में उनकी रिस्पेक्ट है। तो अब मेरा ख्याल है सबके नाम भी अर्तुगुल अब कर देना चाहिए, क्योंकि ये इतनी गुलाम पेशा लोग हैं कि इन्होंने, ये आजकल घूम रहे बेटियों के नाम रखने के लिए, अल्लाह बता दो कोई तुर्की नाम तो बता दो, कोई तुर्की नाम। वी आर क्लासलेस पीपल। आप समझते हैं कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में लोग पूछते हैं कि यार जॉन बड़ा पुराना नाम हो गया, कोई नया नाम दो। आपके मुल्क में नाम इस तरह रखते हैं जैसे गाड़ियों के नाम आते हैं कि यार डैटसन का नया मॉडल आया, बच्चे का नाम रख दो वो डैटसन। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लैंड, लैंग्वेज, रिलीजन और हिस्ट्री। मेरा एक दोस्त नहीं है पंजाब में जिसने कुरान पढ़ा हो, और हर आदमी कुरान पे जान देने को तैयार बैठा हुआ है। दे हैव नो क्लू किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, खुदा की कसम। कुरान को भी उल्टा पढ़ रहे हैं हम। ये जो 30 पारे हम पढ़ते हैं, ये बाकी दुनिया में लोग कहते हैं
30 पारे कहां से आ गए? ये किस चीज की डिविजन है? आपने खुद कुरान की आयतों के बजाय उनके कट पीस करके 30 हिस्से किए, उन्होंने कहा बच्चे ये उल्टे से पढ़ो, आखिरी सूरत पहले पढ़ो, पहली सूरत आखिर में पढ़ो, और फिर उस पर हाफिज करा दिया। और बोला अब तो बच्चा हाफिज हो गया, अब इसको ठीक तरह बताया तो वो हिफ्ज जाया हो जाएगा। वी हैव बिकम कार्टून्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। या हम टेररिस्ट हो सकते हैं या इडियट्स, और हमें सिर्फ दो चीजों से पहचाना जाता है कि अरब हम पे हंसता है, ईरानी हम पे हंसता है। तुर्की जो है, मैं पर्सनल वाक्य बता रहा हूं कि पाकिस्तानी टॉयलेट में गया तो उसने कहा ये पाकिस्तानी गया, मैं इस टॉयलेट को यूज नहीं करूंगा। ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी इज्जत है। दुनिया भर में रेफ्यूजीज बन के घूम रहे हैं झूठे कि मैं अफगानिस्तान से। वी हैव बिकम द लाफिंग स्टॉक। व्हाई? इतनी ब्राइट लोग, इतने जबरदस्त क्वालिटी के लोग पाकिस्तान में रहते थे, उनको आपने क्या बना के रख दिया? लेकिन सर हम क्यों इस तरह से हो गए आपके ख्याल से? जब मिस्टर जिन्ना इतने मॉडर्न आदमी थे तो नहीं मॉडर्न नहीं। क्यों नहीं बन देखिए सका वैसा? एजुकेशन में हम क्यों पीछे रह गए? मेरे हमारे बात, जो आप पहला, बता रहे हैं इस तरह से बिहेवियर क्यों इस तरह से है? पहले तो मैं आपका एक गलत फहमी दूर कर दूं। जिन्ना साहब कोई ऐसे मॉडर्न आदमी नहीं थे। जिन्ना साहब किराए के आदमी थे। जिन्ना साहब को जो ठेका मिलता था उसमें वो काम करते थे। आपको पता है कि जिन्ना साहब ने आज तक जिंदगी में एक लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा? कुछ है उनका लिखा हुआ आपके पास? कोई किताब कभी आपने पढ़ी है बाय एम ए जिन्ना? नेवर। ये शख्स पहली जंग अजीम में बरतानिया में बैठा, उस दौरान स्पेनिश फ्लू फैला जिसमें 18 मिलियन हिंदुस्तानी मरा। हिंदुस्तान की फौज फ्रांस के अंदर तैनात थी। जिन्ना न्यू नथिंग अबाउट दैट। 1917 में दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब बोल्शेविक रेवोल्यूशन रूस में आया, लेनिन की लीडरशिप में। जिन्ना साहब हैज नो आइडिया सिटिंग इन लंदन कि व्हाट हैपेंड। ही नेवर रोट अबाउट दैट। जिन्ना साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मुझे बताइए, उनको पता ही नहीं नेताजी कौन है, वेस्टर्न फ्रंट क्या है, ईस्टर्न फ्रंट क्या है, बर्मा की लड़ाई में हिंदुस्तान हिंदुस्तानी से क्यों लड़ रहा। He had not written one word. क्यों? इनको ठेका मिला, ये लंदन में बैठे थे, इनको ठेका मिला पाकिस्तान बनाने का जब रूस की फौज अफगानिस्तान ईरान में घुसी और उसने एक कर्दिश स्टेट बनाया जिसका नाम था महाबाद। रूस की फौज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 20 मिलियन स्ट्रॉन्ग थी। अंग्रेज के पास टोटल 2 मिलियन फौजी थे। उससे डर के इन्होंने प्राइम मिनिस्टर चर्चिल आस्क, वो इनका क्या नाम है, नेहरू जी एंड मेनन, एक हमें वेस्टर्न इंडिया में आप बेसिस बनाने। जब उन्होंने मना किया कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर हम फौजी अड्डे नहीं बनने देंगे, तब जिन्ना साहब को ठेका मिला कि आप जाइए पाकिस्तान। मैं, आप मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको एक किताब दिखाता हूं जो 1941 में छपी। ये देखिए, ये देखिए, ये किताब है पाकिस्तान अ नेशन बाय, मैं आपको सामने दिखाता हूं। ये 1941 में छपी, बरतानिया में, पूरे पाकिस्तान में छपी। मैं डेट भी आपको दिखाता हूं, आपको अंदाजा होगा। ये पढ़नी है आप, अल्लामा इकबाल की फोटो है, 1941 इंडिया लाहौर, हाँ, अल हमजा के नाम से। और इस पूरे किताब में हर चीज पाकिस्तान के बारे में लिखी गई है कि क्या होगा इसका नक्शा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस, पूरा पाकिस्तान का नक्शा 1941 में अल हमजा की किताब अ नेशन पाकिस्तान बन चुका था। कौन सी पाकिस्तान की मूवमेंट, अंग्रेज ने बना के नक्शा दे दिया, पूरा लिखा, पूरा काट के दिया हुआ है। एंड ये देखिए, ये 1941 में नक्शा देखिए प्लीज। सही, ये अंग्रेज का बनाया हुआ नक्शा 1941 में। कौन सी पाकिस्तान की स्ट्रगल, कौन से जिन्ना साहब। जिन्ना साहब ने पता है किस मुल्क को आजादी दिलवाई थी? बलोचिस्तान को।
और फीस क्या ली थी क्रिप्स कमीशन के सामने? अपना वजन सोने में और बहन का वजन सिल्वर में। ये आपका कायदे आज़म है, जिनको चूड़ीदार पैजामा पहनाने के लिए 3 लोग खींचते थे ऊपर, जिसने जिंदगी में नहीं पहनी चूड़ीदार अचकन शेरवानी, उसको डाल दिया। और एंड में आप सोचिए, अपनी पाकिस्तान डिलीवर करने के बाद रिग रोड पे एक एम्बुलेंस जिसका पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, मर गया। इसको जिन्ना साहब को लियाकत अली खान पता क्या कहते थे? ये बुढ़ा कब मरेगा जियारत के अंदर। लेकिन सर उनको क्या जरूरत थी उस पैसे की? क्योंकि वो तो खुद बहुत बड़े लॉयर थे, बहुत उनकी बड़े लॉयर उस जमाने में मतलब मैंने सुना है कि बहुत लंबी फीस होती थी। और फिर एक साल पाकिस्तान बनने के 1 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। जैसे कि जाहिर उनकी उम्र थी और बीमारी थी, जो भी, ऐसा आदमी क्यों पैसे के पीछे भागेगा? पैसे वाला ही पैसे के पीछे भागता है। आपने कब देखा फकीर भाग रहा है पैसे के पीछे? फकीर कहता है रोटी दे दो। सारे दुनिया के बिलियनर इस वक्त जो दुनिया में आफत आई हुई है, वो क्या कर रहे हैं? बिलियनर ही बिलियनर बनता है। आपके पास अगर 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ आ जाए, मुंह में घी शक्कर आपके, आप जर्नलिज्म छोड़ के पैसे को मल्टीप्लाई करने लग जाएंगी। ये कैपिटलिज्म है। ये भी समझिए कि ओनली द वेरी वेल्थी गो आफ्टर बिग मनी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। कनाडा में बड़े लोगों ने सिटीजनशिप ली। कौन लोग हैं जो सिटीजनशिप लेके यहां नहीं आते? पैसे वाले। क्योंकि यहां तो पैसा आराम से नहीं बनता है ना। पाकिस्तान में बैठ के जो याशी है, ए लाला चाय लाना, साफ करो, ए बाबा मासी साफ करो, यहां तो आपको खुद सब करना होगा ना। ये सब कैनेडियन सिटीजनशिप लेके पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जनरल जो हैं, वो लेके यहां घर बनाते हैं। वी आर अ कंट्री दैट हैज नो आइडेंटिटी। वी हैव नो क्लू अबाउट इस्लाम, नथिंग अबाउट पंजाब, नथिंग अबाउट फ्रंटियर। हम उन लोगों के नाम पे मिसाइल रखते हैं जिन्होंने हमारी मां बेटियों को किडनैप करके रेप किया। इतनी बेगैरत कौम कहां आपको मिलेगी कि अब्दाली के नाम पे आपने मिसाइल रखा? द ओनली मैन हु बुचर्ड लाहौर। और लाहौर में लोग कह रहे साडा बंदा आवे 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 आवे, अब्दाली को बना लिया। आर यू शेमलेस? कि औरंगजेब नाम पाकिस्तान में चल रहा है। आपको पता है बाबर ने पाकिस्तान का जो इलाका है वहां क्या जुल्म तशद्दुद नहीं किया? ये जो फ्रंटियर के मुसलमान हैं, ये तो बहुत बाद में पहुंचा। अनपढ़ आदमी, नो कुरान, नो हज, नो रोजा, नथिंग। आपने उसकी बाबरी मस्जिद पे झगड़ा शुरू कर दिया पाकिस्तान में। हमें कोई आइडिया है कि हम किसके पीछे जाते हैं? हमारे सामने लोग, देखिए 47 की बात करिए, पाकिस्तान के अंदर पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट तो नहीं थी ना। ये शायद आपको ना पता हो। मुस्लिम लीग हार गई थी। यूपी से कम्युनिस्ट टाइप के जहीर जावेद, ये एनीवे 20,000 उर्दू स्पीकिंग कम्युनिस्ट आए थे पंजाब में जिन्ना साहब को जितवाने। और जब खत्म हो गया, पाकिस्तान बन गया, उन्होंने कहा हाथ में लोटा मुंह में पान फेंक के रहेंगे पाकिस्तान, वापस दिल्ली चले गए। जो आपके साथ ज्यादती हुई है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और जिन पे आपने जुल्म किया उसको गद्दार कह देते हैं। ये बेटी आपका मेयर बैठा हुआ है लंदन में। मैं बिल्कुल आपकी बात मैं लेकिन ये कहना जरूर चाहूंगी आरिफ साहब की तरफ जाने से पहले कि मैं इधर बहुत सी चीजों पे सर आपसे एग्री नहीं हूँ, लेकिन आपका ओपिनियन है, बिल्कुल मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगी कि मैं सुनूंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान ना बनता, आरिफ साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, सदर बन रहे हैं, मेयर बन रहे हैं, वो सब कुछ हो पाता अगर ये साथ ही होता हिंदुस्तान के? क्या इतनी जगह या इतनी स्पेस जैसे कहते हैं मिल पाती मुसलमानों को? क्या कहते हैं आप? गफ्फार खान का बता। ये जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान में जितने, ये सब फौज ने बनाए ना।
तो हिंदुस्तान में तो ये मुमकिन नहीं था कि फौज प्राइम मिनिस्टर बना सकती। और ये शाहमूद कुरैशी जैसे जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे इनके दादा, ये फॉरेन मिनिस्टर नहीं बन सकते थे उस हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेटिक होता, जहाँ पे फ्यूडलिस्ट सोसाइटी को खत्म कर दिया जाता, जहाँ पे लिटरेसी रेट को इतना बढ़ाया जाता, उस हिंदुस्तान में ऐसे लोग ना बनते। हाँ ये है कि मुस्लिम एक पावर होती, हिंदू के मुकाबले पे 40-50 करोड़ मुसलमान भी होते, और एक सस्टेन्ड कंट्री होता है, एक बहुत स्ट्रांग मजबूत बुनियाद के साथ हिंदुस्तान होता। लेकिन यही तो अंग्रेज नहीं चाहते थे ना, यही तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया की पावर्स थी वो देख रही थी कि देयर आर टू पोटेंशियल पावर्स हु कैन चैलेंज अस। जो अलाइड फोर्सेस थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती थी, चाइना, रशिया और यूरोप और अमेरिका, इनको यही था कि ये एक इंडिया छोड़ना दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। स्किल्ड पीपल हैं, वहाँ की स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज हैं, 5000 साल पुराने वहाँ के बिलीफ्स हैं, वैदिक और आयुर्वेदिक जो सिस्टम है, ये सब चीजें। फिर खास तौर पे इंडिया तो सोने की चिड़िया रहा है हिस्टोरिकली, तिजारतें यहाँ से होती थी। हिस्ट्री में हम देखते हैं जब मुसलमानों के नबी जब हिंदुस्तान का बार बार जिक्र करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान क्या था। तो उस हिंदुस्तान को छोड़ना तो नहीं था, और तारिक भाई हैज राइटली सेड कि उन्होंने फिर एक भाड़े का वकील ला के पाकिस्तान बना दिया इन्होंने। पाकिस्तान तो मजे की बात है, तारिक भाई ने अभी बताया आपको कि उस जमीन पे बना है वेस्ट पाकिस्तान में, जहां पे पाकिस्तान मूवमेंट थी ही नहीं। वहां तो भगत सिंह जैसे लोग थे जो हिंदुस्तान की मूवमेंट चलाते थे। ये तो अंग्रेजों की एक साजिश के तहत बनाया गया। अब इस पाकिस्तान में जब फौज की मर्जी से हर चीज होती है, आप कहती हैं पाकिस्तान ना होता तो कम से कम 1 मिलियन बंगालियों का कत्लेआम भी ना होता, कम से कम 1 लाख के करीब बलोच ना मरते, पश्तून ना मरते, दुनिया को टेररिज्म ना मिलती अगर पाकिस्तान ना बनता। तो पाकिस्तान तो एक आइडियोलॉजिकल कंट्री है इन लैंड ग्रैबर फौजी के लिए और जागीरदारों के लिए, और इन्होंने मुल्ला को अपने साथ मिला के इस्लाम का बेदरेग इस्तेमाल किया है। लेकिन एक बात, पाकिस्तान तो खुद भुगतता रहा है टेररिज्म। पाकिस्तान तो बिला वजह दूसरे की जंग में फंस के कितने लोग शहीद हुए, कई हजार कई लाख। जी अच्छा, मैं एक बात आपसे कह दूं, आपका सवाल था कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो ये मुसलमानों का क्या होता। तो आपको क्या हुसैन शहीद सरवर्दी और गफ्फार खान और आपके नवाब ऑफ कल्लात और अल्लाह बख्श सुमरो, ये सब लोग क्या मे भी नहीं पढ़ाते होंगे, बट then I am sure that nobody teaches them about this, because these people got elected when there was Hindustan, but the moment Pakistan was created they were put behind bars. आप सोचिए तो सही कि पंजाब में मुस्लिम लीग हार गई, फ्रंटियर में गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की अंडर खान अब्दुल गफ्फार खान, बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क, सिंध के अंदर प्लीज समझिए अल्लाह बख्श सुमरो जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको शिकारपुर के पास एक साइकिल रिक्शा था या उसमें गोली मार के असैसिनेट किया, आज तक नहीं पता किसने किया। उसके बाद जीएम सैयद को ये बेवकूफ बनाया गया कि ये जो लाहौर रेजोल्यूशन है इसमें जिक्र स्टेट्स का है, स्टेट का नहीं है। ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि शेख मुजीब के साथ भी ये किया गया कि लाहौर रेजोल्यूशन में कहा गया द स्टेट्स ऑफ इंडिया। जब शेख मुजीब ने कहा कि ये मुस्लिम स्टेट्स है, भाई ये स्टेट कहां से, बोले नहीं जो मुस्लिम लीग कन्वेंशन का रेजोल्यूशन था वो बाद में दिल्ली में हमने अमेंड करके एस हटा दिया एंड में। बना ही फ्रॉड पे। बीबी मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि एनालिटिकली एक जाली चीज जाली ही रहती है। आप मिलावट कर ले एक दफा दूध में, आप कितना ही दूध उसमें डालिए वो मिलावट ही का दूध होता। आप क्या नहीं साहब, एक सेर दूध में एक डोंगा पानी डाल दिया था, अब इसमें 2 करोड़ गैलन और डाल दो तब भी वो कंटेमिनेटेड रहेगा। इसका बुनियाद सिर्फ ये है, जो तरीका है इसके जिंदा रहने का, इट इज ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन। सबसे पहले आपको सच बोलना आना चाहिए। नंबर 2, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान रहे जहां है, नंबर 2
उन लोगों से माफी मांगो जिनसे तुमने इस जमीन को की चोरी की। कि 1958 में अयूब खान और जेडे भुट्टो ने मिलके तख्ता उल्टा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का 59 की इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया, क्योंकि नेशनल पार्टी जीत रही थी। उन भुट्टो साहब के चाहने वालों को भी मैं कहता हूं, द फर्स्ट डिक्टेटर इन पाकिस्तान विद अयूब खान वाज जुल्फिकार अली भुट्टो। भूल गए सब, भुट्टो इतना खूबसूरत था। उसकी बेटी बेतहाशा ज़हीन औरत, बेनजीर, वाज टोटल ऑपोजिट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। शी वाज स्मार्ट। और ये इसी मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितनी ज़हीन औरतें लोग निकले वो औरतें निकली हैं, चाहे वो कनीस फातिमा को लें या फातिमा जिन्ना को लें या बेनजीर को लें या अपने पिछले प्राइम मिनिस्टर की बेटी जो है आसमा जहां। जिधर आप देखेंगे, बेगम वली खान को आप लीजिए, आप जहां देखेंगे आपको औरतें मिलेंगी, लेकिन उसके पीछे एक मोटा सा गंदा सा आदमी चल रहा होगा, बेटी शाम को घर आ जाना 5 बजे से पहले। अरे तूने 5 बजे के बाद किया क्या है जो बेटियों को कह रहा वापस आ जाए शाम को? 14 साल की बच्चियों की शादियां करा देते, 16 में बच्चे पैदा हो जाते, फिर वो दादियां बन जाती, फिर उनके पास एक सास ला के डाल देते हैं, वो बांधती कपड़े। The best women of Pakistan are washing clothes and cooking food. चाहे जितनी भी आंटी हो, जितनी भी वो चश्मा यूं लगा के किटी पार्टी में जाएं, एंड के अंदर वो घर साफ कर रही हैं। फातिमा जिन्ना, ये तो पूरा धर्म फातिमा का है। मजहब जो है इस्लाम, वो फातिमा और खदीजा के नाम पे है। आपने पकड़ के कैसे कैसे अय्याश किस्म के उमैयदों को, मोहम्मद बिन कासिम को हीरो बनाया। अरे आपने पोर्ट बनाना होता, आप कहते खदीजा पोर्ट करें, फातिमा के नाम पे शहर रखे, आप अयूबिया बना रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जब तक ये बातें खुल के नहीं आएंगी कि किसने, मैं तो सुन्नी हूं, मैं शिया प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं आपसे, किसने बीबी फातिमा को मारा कि उनका मिसकैरेज हुआ जब प्रॉफिट की डेथ हो चुकी थी, और ये 18 घंटे तक मई की गर्मी के अंदर सकीफा में बैठ के लड़ रहे थे। फिर एक साहब ने तलवार निकाली है, बोला कौन बोलेगा, और जिनको मार दिया उनसे कहा मैंने देखा था, जिन उठा के ले गए थे उसे। ये सब लिखा हुआ, ये सब पीछे मेरे पास है कोई सारी किताबें में। लेकिन सर आपको लगता है जो भी किताब में लिखा है वो सही है? आप मैं थोड़ी कह रहा हूँ अगर कोई किताब लिख दे, फॉर एग्जांपल मैं भी आए शायद लिख दूं, मेरी बात ये मैं तो नहीं कह रहा किताब की बातें, ये तो आपके लोग कह रहे हैं ना किताब। मैंने कब कहा शरिया? ये तो पाकिस्तान के बदसूरत मुल्ला कह रहे हैं कि शरिया आ जाए तो वाह बिल्कुल एकदम वाह हो जाएगी। कादियानियों को तो ऐसा काटेंगे हम कि भैया, और शिया यूं दौड़ाएंगे हम हजारा के अंदर। ये कौन कह रहा? हम तो कह रहे हैं किताबें हटाओ, रैशनलिज्म से बात करो। जो किताब की बात कर रहे हैं वो कमबख्त किताब पढ़ने के लायक ही नहीं है, उसे जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा जो किताब की बात करता। हम जो किताब पढ़ते हैं हमें क्या, अबे काफिर का बच्चा, इसको क्या पता। वो तो सर जब कोई प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तब कुछ और, उसको जिंदगी कुछ और दिखाती है। किताबी उसमें चाहे कोई सी भी किताब हो, मैं ये नहीं कह रही कि किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन असल बात होती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं और बात करते हैं। आरिफ साहब, कराची को आपने शुरू में जब देखा था, उधर से लेके अभी तक आपको कराची में क्या चेंज लगा है? क्योंकि अब कराची उस तरह से मुझे मॉडर्न सिटी लगता नहीं है जब मैं जाती हूँ, तो बल्कि मैं अवॉइड ही करती हूँ कि मुझे कराची जाना पड़े। आपको आवाज आ रही है? आरिफ साहब आवाज आ रही है? मेरे ख्याल है उनको आवाज नहीं आ रही। मेरा ख्याल अपने ईमेल चेक कर रहे हैं वो। अच्छा, नहीं मैं वो कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है। आरिफ साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं, उनके नहीं आ रही। प्रॉब्लम है। क्या मैं आपसे सर, मुझे एक चीज मैं आपको बताती हूँ। पिंडी में जो रावलपिंडी है, वहां पे मेरी मदर की एक फ्रेंड रहती है, और मतलब बचपन की उनकी एक फ्रेंड रहती है। तो मैं जब छोटी थी तब भी उनके घर वो मुझे कभी कभार ले जाती थी, तो मैं गई
तो मुझे उनका घर बड़ा अजीब सा लगा ना। नीचे हॉल सा है और फिर और तरह के जैसे घर होते हैं, उससे कुछ मुझे डिफरेंट लगा। तो मैंने जब मैं वापस आई तो मैंने अपनी मदर से कहा कि इनका घर अजीब से डिजाइन का क्यों है ना। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि ये गुरुद्वारा है और ये गुरुद्वारे में रहती हैं। तो उस वक्त तो खैर मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं उस बात को समझ पाती। अब मैं सोचती हूँ कि गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, वहां पे कोई फैमिली कैसे रह सकती है। तो वो कब्जा किया है। तो सर ये क्या चीज होती है कि गुरुद्वारे को जो है, नहीं तो वो किसी के अंडर है ना, किसी डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं ये नहीं, गुरुद्वारे, ऐसे डिपार्टमेंट में कोई नहीं होता। अलग देखिए, से मैं नहीं ले इसकी सकता। हिस्ट्री बता देता हूँ जी आपको। जी प्रॉफिट, ये जो आपने कहा ना किताबों में क्या लिखा होता है, हम तो उसी पे जा सकते हैं ना। तारीख की बात कर रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। मैं कह रहा हूँ पढ़ तो लो कुछ। सही, बिल्कुल सही। 1800 पेजेस की जो है लाइफ ऑफ मोहम्मद, जो इब्ने हिशाम की लिखी हुई है, ये तबारी की तारीख की है, 25 वॉल्यूम की है। अरे पहले पढ़ोगे फिर तनकीद करोगे ना, फिर बहस कर सकते हैं ना। जिसने पढ़ा ही नहीं है उससे क्या बात करें हम। देखिए, प्रॉफिट के जमाने तक, उनकी डेथ तक, आपको कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती है कि कहीं फौज भेज के उस पर कॉन्कर किया जाए। आप प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के 1 साल बाद आप जंग अनाउंस करते हैं जिसमें 20-30 हजार मुसलमान सहाबा की मौत हो जाती है, जिसको वॉर ऑफ अपोस्टेसी कहते हैं, पहली जंग। ये यानी ये खुद वो लगा देना कि ये काफिर हो गया, ये मुसलमान है। वो ज़कात नहीं देते थे लोग जो नजद वगैरह के थे, इनको कहते थे हमें क्या पता कहां से आ गया नया खलीफा। दे वो किल्ड। आप मुझे बताइए, मस्जिद है, चर्च था दमेस्कस में जिसे सेंट जॉन्स चर्च कहते हैं, उस पे जाके हमने क्या किया। उसको आज उमैयद मॉस्क कहलाई जाती है दमेस्कस में। एक चर्च पे कब्जा करके उसे, और ये किसकी फॉलो करने वाले, प्रॉफिट मोहम्मद के, जिन्होंने कहा कि दूसरी की मस्जिदें, प्रेयर हॉल्स को मत डिस्टर्ब करो। मक्का पे भी जब कब्जा हुआ, इट वाज टोटली, हार्डली एनीवन वाज किल्ड इन दैट टेक ओवर। आप तुर्की का देखिए, हाजिया सोफिया ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का हेडक्वार्टर्स, उनका मक्का, उसको जाके मोहम्मद II ने कंस्टेंटिनोपल पे कब्जा करने पहली चीज क्या की, चर्च को मस्जिद बनाई, 4 मीनारे लगाए। अतातुर्क ने फिर उसे म्यूजियम बनाया, और अब इर्तुगाल जो है, ये एर्दोगान जो हैं, वो उसको फिर मस्जिद बना रहे हैं। हमारी तारीख रह गई है कि लोगों के मंदिरों पे, मस्जिदों पे अपना नाम डालना, और फिर कहते हैं अरे बाबरी मस्जिद देखो, बाबरी मस्जिद तोड़ दी। अरे तुम्हारे तो हिस्ट्री भरी हुई है, इमाम हुसैन के कत्ल करने वाले कह रहे अरे मस्जिद तोड़ दी। अरे पहले वो तो तय करो कि मक्का जिसने तोड़ा, वो जो मोहम्मद बिन कासिम का चचा था, क्या नाम है उसका, उसने हाँ, हज्जाज बिन यूसुफ, मक्का तोड़ दिया। ना ना ना, वो तो हो गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, उसे हमने नहीं सुनना। हमें बताओ हम नफरत कैसे कर सकते हैं यहूद और हनूद पे। तो हज्जाज बिन यूसुफ तो हमारा हीरो है। क्यों? उसने मक्का तोड़ दिया, किबला तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ओनली टाइम that the Kaaba has been destroyed by the Umayyads. अब्दुल्ला बिन जुबैर खलीफा थे वहां पे। हम उनको खलीफा अपनी हिस्ट्री में मानते ही नहीं है। हम कहते हैं बस वो 4 खुलफा राशिदीन थे, उसके बाद उमैयद शुरू हो गए। भाई तो अब्दुल्ला बिन जुबैर कहां गए? सर हमारे यहाँ, जी 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 सर, प्लीज आप कंप्लीट कर लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इस पाकिस्तान, कहते पाकिस्तान के बड़े दुश्मन है। अरे भाई, पाकिस्तान खुद अपना दुश्मन है। हम तो पाकिस्तान संवारने की बात कर रहे हैं। हमें क्या फायदा इसमें कि पाकिस्तान टूटे। सिर्फ ये कह रहे हैं, अपने आप को देखो, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम तुर्क नहीं हो, तुम अरब नहीं हो। तुम पे हिकारत से अरब कहता है कि वल्लाही इंता हिंदी। ईरानी आपको, एक मैं आपको छोटी स्टोरी बताऊं, तो साहब की हुकूमत में गरीबों के लिए एक स्कीम निकली कि बसों से हज किया जाए। बसें जो थीं वो ईरान से गुजरती थीं, कुवैत से सऊदी अरेबिया में जाके। आप यकीन करिए, जब तक वो बस ईरान में थी,
लोगों को बस से उतर के पेशाब पखाना करने की इजाजत नहीं थी कि ये पलीत गंदे हिंदुस्तानी हमारी जमीन पे क्यों हैं। पीपल वर डूइंग देयर थिंग फ्रॉम विंडोज। द नेक्स्ट ईयर भुट्टो कैंसल्ड इट। People died on the buses and the Iranians said, no, we don't want these dirty bodies buried in our holy soil. क्योंकि ईरानियों के आपने नाक देखा है कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। इधर ब्लॉन्ड होता है सब कुछ और नाक होती है ऑपरेशन करके ऊंची। आप जाएं कभी ईरान, आपको यहाँ कनाडा में मिलेंगे, हर कोई फ्रेंच एक्सेंट से बोलता। अरे मैंने कहा भैया तुम्हारे यहाँ तो फ्रांसीसी आया नहीं, तुम कहां से फ्रेंच हो गए? लेकिन हर ईरानी ब्लॉन्ड है और उसका नाक के ऑपरेशन करा के वो यूरोपियन, आई एम यूरोपियन। ये हमारे लोग हैं जिनके हम पांव पड़ने के, हम ईरान की जो ना फारसी हमें बड़ी अच्छी आती है। जो तुम्हारी जबान है मोहनजोदारो की, उसका पता ही नहीं है आपको कुछ, ना टेक्सिला का पता, ना लाहौर का पता, ना कसूर का पता, किसी चीज का पता ही नहीं है। और बैठे हुए वहां माल रोड बड़ी अच्छी होगी जनाब, माल रोड मजा ही आ गया। आर यू स्टूपिड? यू आर बिल्डिंग अ फ्यूचर विदाउट फाउंडेशन। मैं आरिफ साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। आरिफ साहब, आपका शायद कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम हुआ था। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अभी जैसे आपने बात सुनी है तारिक फतेह साहब की, तो मुझे एक चीज ये भी बताइए कि शुरू से आपने कराची को देखा है, तो आपने क्या देखा है कि पहले कराची काफी बेहतर था इससे, और अब आते आते आपको लग रहा है कि वहां पे बिजनेस करना मुश्किल है, या वहां पे क्या फर्क देखते हैं आप पहले के कराची में और अभी के कराची में? देखिए जी, 47 का कराची तो बड़ा पीसफुल कराची था और बहुत ही डाइवर्स कराची था। लेकिन 47 के बाद तो इसकी डेमोग्राफी चेंज कर दी गई और कराची पहले कैपिटल तो कैपिटल नहीं था, तो भी फौज ने इसकी अपनी अमलदारी रखी है। जैसे 91 से कराची में हाजिर सर्विस जनरल की क़यादत में रेंजर्स क्या कर रही है वहां पे? पंजाबी फौज वहां पे शादी हॉल चला रही है। कराची के पूरे इतने मेगा सिटी का पानी का टैंकर का सिस्टम रेंजर्स चला रही है। तो कराची डायरेक्ट कमर्शियल हब है, एक पैसा कमाने की जगह है जो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को फंड करता है। खास तौर पे इस आर्म सर्विसेज की जो इनकी जो अय्याशियों की जो जरूरत है वो कराची और सिंध और बलोचिस्तान, यही तो इनका पैसा कमाने की जगह हैं। तो कराची आर्मी के कंट्रोल में है, वहां पे कैसे बेहतरी के मौके हो सकते हैं? मुझे कोई एक कराची का बिजनेसमैन बता दे जो वो रेंजर्स और कोर कमांडर के जूते चाटे बगैर कराची में कारोबार कर सकता है। ऐसी वीडियोस आपको वायरल मिलेंगी जो कराची की गली गली में ये शोर है कि हर मार्केट से भत्ता जाता है रेंजर्स को। तो कराची को कभी आपने सिविलियंस के हवाले तो दिया नहीं। कराची पे रूल सिर्फ वही कर सकता है जो आर्मी की मर्जी, ताईद और आर्मी को हिस्सा पहुंचा दे, वही कर सकता है। कराची में एमक्यूएम भी सिर्फ उस वक्त तक रूल कर सकती है जब तक वो आर्मी की सपोर्ट में रैलियां निकालती रही है, वरना जब भी आर्मी की या किसी की रॉन्ग डूइंग की बात आती थी तो वो एमक्यूएम पे भी ऑपरेशन आते थे। तो ऑब्वियसली कराची को कराची वालों के हवाले कभी किया नहीं गया, सिर्फ अपने एजेंटों के जरिए किया गया, जो हैपन्स टू बी मुहाजिर हो या सिंधी हो या कुछ हो। आज भी आप देखें कि 72 साल से सिंध में हमेशा सिंधी चीफ मिनिस्टर रहा। तो सिंध के जो हालत, जितनी भी पॉपुलेशन है, चाहे वो कराची के मुहाजिर है या सिंध के अंदरून सिंध के सिंधी है या कराची के सिंधी हैं, उन सब की हालत जार की जिम्मेदार अगर पंजाबी फौज है तो ये जागीरदार सिंधी भी हैं जो पंजाब के साथ मिलकर इस सूबे का, इस शहर का सत्यानाश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कराची को आप 47 से तो कंपेयर कर नहीं सकते। जिस कराची में ट्राम चलती थी, जिस कराची में बंदर रोड, जिसको अब एमएजी रोड कहते हैं, उस बंदर रोड पे पानी से रोड धोई जाती थी, जिस कराची में डबल डेकर बसें चलती थी, वो कराची नहीं है। वो कराची पाकिस्तान की आर्मी की साजिशों का शिकार हो चुका है। रही सही कतर आपके जियाउल हक में वहां पे जो अफगान वार के बाद कराची की डेमोग्राफी चेंज की, जिसमें ड्रग्स और आर्म्स को इस हद तक कर दिया। अब लोग कहते हैं कराची में हर आदमी के पास हथियार है। अबे कराची थोड़ी हथियार बनाता है,
1000 चौकियों से गुजर के, आर्मी की चौकियों से गुजर के इलाका गैर से जब कराची हथियार पहुंच जाता है तो कौन पहुंचा रहा है? आपको कराची में बंदूक चाहिए तो आसान हल है कि किसी वर्दी वाले से कांटेक्ट करो, सारे धंधे वो करते हैं। कराची तो बदकिस्मती से एक मकबूजा शहर है। सर वहां तो इतना ज्यादा रोड क्राइम्स वगैरह कराची में होते हैं कि आप रोड पे चलते हुए मोबाइल भी नहीं सुन सकते, मोबाइल स्नैचिंग और इस तरह की चीजें तो बहुत आम है कराची में। तो आपको लगता है कि सिर्फ बिजनेस सिटी होने की वजह से, और जैसे आपने आदिशुल कावस जी का नाम लिया था तो बिल्कुल मेरी भी कई बार उनसे मुलाकात हुई है, और बड़े अच्छे उन्होंने पार्क्स भी कराची में बनाए हैं। उनके मेरे ख्याल है उनके बेटे के नाम से भी है, रुस्तम। और इसी तरह से तो आपको लगता है कि कराची को डेवलप करने में जो है वो नॉन मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा हाथ है? अब ये तो शहरी नॉन मुस्लिम मुस्लिम्स रहेगा का है ना। अब हम छोटे थे जब मीठादार में रहते थे, दादा के घर के सामने एक छोटा सा मंदिर था। हम शाम को वहां पे प्रसाद खाने के लिए घुस जाते थे। रोज शाम को वहां पे हिंदू फैमिलीज आती थी के सो के, फिर वो मंदिर कभी नजर नहीं आया। आपके कराची की गली गली में हिंदू आबादियां थी, मंदिर थे, सब तबाह कर दिए। तो 47 से पहले इनका वो था। कराची का एक पार्क है, झील पार्क, तारिक रोड के पीछे। जब मैं नाजिम बना था जमशेद टाउन का तो मुझे कहा गया कि ये झील पार्क में शाम को वो आती हैं, चुड़ैलें आती हैं। तो आरिफ भाई वो बंद पड़ा है पार्क। मैंने कहा यार कराची का तारीख पार्क है, आपने इसको बंद कैसे रखा है? मैं विजिट करने गया तो बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी, जो झील थी ना उसमें, वो उसमें से लोग वो सिगरेटें और वो पन्नियां लेके निकल रहे थे। मैं कहा अच्छा ये चुड़ैलें हैं तुम्हारी? मैंने ऐलान किया कि मैं इस पार्क को डेवलप करूंगा। तो कावस जी साहब गए गवर्नर साहब के पास, को बेचना चाह रहा है, पहले कराची बेच के खा जाएंगे। तो मैं कावस जी साहब से मिला था, मैंने कहा सर मैं नहीं बेचना चाह रहा, मुझे तो ऑफरें आ रही हैं कि ये पार्क हमें दे दो, हम इसको डेवलप करेंगे, तुम्हें इतने करोड़ दे देंगे। मैं नहीं बेच रहा, मैं गवर्नमेंट के खर्चे से इस पार्क को डेवलप करना चाहता हूँ। और बाद में डेवलप हुआ, आपने देखा है झील पार्क। अब जी जी, मैं एक बार गई थी। पार्क तो इंक्रोच था, ये चारों तरफ घर है उन्होंने इंक्रोच कर लिए थे। तो ये है जी कराची। कराची को तबाह करने में सिर्फ मुसलमानों का हाथ है, बनाने में कितना हाथ है इसमें मैं नहीं। मुझे याद है सर कराची में जहाँ पे मेरे मेरे दादा वगैरह दादा दादी उनका घर था, उस बिल्डिंग का नाम भी जो था उस वक्त तक तुलसीदास ही था। अब पता नहीं अरे कुछ और बिल्डिंग गोल्डन मार्केट के पास मशहूर है, बिल्डिंग गोल्डन मार्केट के पास लक्ष्मी मशहूर है। थी। उसको नए नाम से नहीं। तारिक फतेह साहब, जैसे हमारे यहाँ एक बात होती है अक्सर, कहते हैं जी शिया सुन्नी झगड़ा बड़ा, सुन्नी जो है उनका बताया जाता है कि शिया से बड़े नाराज रहते हैं, पसंद नहीं करते। लेकिन मैं देखती हूँ हर साल जब ईद आती है, रमजान आता है, तो रमजान के दौरान बहुत सारे सुन्नी जो है वो बैंक्स में जाके अपने आप को शिया लिखवाते हैं ताकि उनकी ज़कात ना कटे। जी तो जी जी ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप किसी को इतना नापसंद करते हैं तो जाके ये क्यों लिखवाते हैं कि जी हम शिया हैं। असल में हमारी पाकिस्तानियों की ईमानदारी जो है, आपको पता है दुनिया भर में इसकी चर्चा रहती है। टोक्यो के अंदर आप जाइए तो लोग वाह वाह करते हैं, और रूस में तो एक टावर बन रहा है डेडिकेटेड टू द ट्रूथफुलनेस ऑफ पाकिस्तानी। और दुनिया में आप क्या बताएं, यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज चल रही हैं, वाई आर पाकिस्तानी सो ऑनेस्ट। तो मैं क्या आपको जवाब दूं? अरे यहाँ पे यूरोप में पंजाबी पाकिस्तानी अज़ैलम लेते हैं कादियानी बन के। हाँ, तो फिर जब अज़ैलम मिल जाती है, सेटल हो जाते हैं, तो कादियानियों के खिलाफ फतवे दे रहे होते हैं। मैं आपसे ये बताऊं कि देखिए इशू शिया सुन्नी का जो है, ये भी झूठ में इतना उलझा हुआ है कि ना शिया ना सुन्नी की हिम्मत है वो सच बोल सके। जो सुन्नी उलमा हैं, जो अरब हैं या स्कॉलर्स हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के, वो शिया को यहूदी कहते हैं। ईरान की एंटी इजराइल पॉलिसी के बिहाइंड जो साइकोलॉजिकल इशू है कि वो अपने ऊपर सदियों का जो इल्ज़ाम है कि ये एक जूइश कंस्पिरेसी है इनसाइड इस्लाम, क्योंकि शिया अली जो वर्ड है वो एक ऐसे मुसलमान के मुंह से है जो यहूदियों से मुसलमान हुआ। तो यहूदियों, ये शिया अली है वर्ड, शिया ऑन इट्स ओन कोई नहीं होता।
शिया उस्मान हैं जो सुन्नी हैं, और शिया अली जो शिया इस वक्त कहलाए जाते हैं। वो लोग शियाओं को, अरब जो हैं, यहूदी कहते हैं। और मुझसे यहाँ टोरंटो में उन्होंने कहा कि आपकी बीवी शिया कैसे, आपने कैसे किया, दिस इज नॉट अलाउड। यानी मुसलमान मर्द यहूदी और ईसाई से शादी कर सकता है, लेकिन शिया से नहीं कर सकता, क्योंकि वो झूठे यहूदी हैं। हम समझते हैं कि ये कोई मुहर्रम की राइट है। नो, जिन लोगों ने इमाम हुसैन की औलादों का कत्ल किया और उसको सेलिब्रेट किया, आई एम सो अनफॉर्चुनेटली हम जो सुन्नी हैं, हमने उनका साथ, जो अहलुल बैत के लोग हैं, जो शिया भागे दुनिया भर से, जिन्हें सिर्फ हिंदुस्तान में पनाह मिली। फातिमाइन जो 9th सेंचुरी में, जो फातिमाई डायनेस्टी, जो वाहिद खिलाफत है जिसके अंदर अहलुल बैत का कोई काम है, उनको जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कत्लेआम शुरू किया, हम तो बड़ा समझते सलाउद्दीन अय्यूबी साहब क्या बात है, उसने पूरे मिस्र को जो शिया था 1 साल के अंदर 100% सुन्नी किया। वहां से जो लोग भागे और पनाह ली, वो कौन थे? वो एक ग्रुप था, ये दाऊदी बोराज का, जो आजकल बंबई और कराची में है, जो ये अपने उसको फॉलो करते हैं, क्या है बोरियों का हेड जो होता है, सैयदना को। अच्छा, दूसरा ग्रुप था इस्माइलियों का, जो कुछ सेटल डाउन हुए साउथ लेबनान में और बाकी चले गए सेंट्रल एशिया में, जहां उन्होंने आर्टिफिशियल जन्नत बनाई। और हशाशीन, जिससे वर्ड असैसिन निकला, उसका कारोबार किया कि किस बादशाह को कातिल चाहिए, वो हम जन्नत में भेज के वो ड्रग करके भेजते थे, वहां उनको बताया जाता था कि जन्नत में क्या याशी होगी, फिर वो असैसिन बन के निकलते थे। हशाशीन जिसे वर्ड है, हमारे डिवीजन का ही हमें नहीं पता है। बस हम समझते मुहर्रम में वो जुलूस निकला, ताजिया वाले ये हैं, मातम वाले वो हैं, और शाम को वो झगड़ा होगा, और हम लोग फुटपाथ पे, आरिफ को याद होगा, बैठ के शिया सुन्नी फसाद नहीं हुआ तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता था बच्चों को। अरे इस साल फसाद नहीं हुआ, यानी कि दिस वाज एंटरटेनमेंट। अरे मर गए। लाहौर, अंदरून शहर लाहौर में आप सोच नहीं सकती कैसा शिया सुन्नी फसाद हुआ करता था। वो पतली पतली गलियों के अंदर छुरी चाकू से एक दूसरे को मारने को, इसके लिए बनाया था पाकिस्तान हमने। लेकिन सर अब तो शुक्र है इस तरह का देखने में नहीं आता। हाँ, अब बात है, अगर नहीं होता तो ना मैं बताऊंगा आपको ना जी। अब हमको शिया मिल गए हैं जो हमारे घर में चौकीदारी करते हैं, कहां पर वो उनको मारते हैं, क्योंकि वो हजारा हैं, वो शक्ल से पहचाने जाते हैं शिया। जो इंग्लिश मीडियम शिया हो गए हैं, जो कहते हैं आई डोंट रियली बिलीव इन शिया सुन्नी, नो इट्स बैड, ना उनको शिया का पता ना सुन्नी का पता, उनको पता है रात को क्या सिंध जिम खाना जाना है, और बेटा सब लोग बैठ जाओ इधर आराम से। आया जो होती है वो पता नहीं कहाँ की होती है। अगर फिर आजकल मैंने सुना पाकिस्तान में फिलीपीन से आ रही हैं मेड्स, वो टॉप ग्रेड की जो बहुत सामान्य से आ रही हैं अभी। अरे तो उस ग्रेडिंग में आ रहे हैं ना, तो वो सिंध क्लब के बाहर बैठी होती हैं, बच्चे लोग नहीं करो, तुम लोग नहीं करो। वो आंटी अंदर बैठे हुए शिया सुन्नी पत्ते खेल रही होती थी, नुबरे जानदा है मैनू नहीं आंदा, अब दूर फिटे मुंह। We have become stupid, useless people whose mothers have not read a book in their lives. हम कनीज फातिमा को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो हम छोटे थे और वो हमें रशियन रेवोल्यूशन बताती थी। अब आगे ये बेबे सारी घूम रही इधर से उधर, ड्राइवर इसको उठाओ, मैं कर्नल की बीवी हूं, मैं कर्नल की बीवी हूं। आयु मैं क्या बोलूं टीवी के ऊपर, आप पुलिस वालों को चिमाटे लगा रही हैं, कोई ट्रक नुमा औरत आ रही है, कोई कर्नल की बीवी बन रही है, कोई आपने सब खुद देखा है। सर अब जैसे हर एक अपना मतलब इस्लाम भी हर एक का अपना एक चल रहा होता है ना यहाँ पे, तो मेरे शो में सर एक कुरान पढ़ा, जब आप कुरान ही नहीं पढ़ा अपनी जिंदगी में, नहीं मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी है। और मेरे शो में सर जो रिलीजियस पार्टीज के आपने शायद नाम सुना होगा, मौलाना फजलुर रहमान,
उनके पार्टी के एक साहब आए, तो बड़ा वो अपना इस्लाम चला रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप जैसे आप लोग कहते हैं, बताते हैं सब लोग 1,24,000 पैगंबर आए थे। कहते जी जी जी। मैंने कहा अच्छा उसमें से मुझे 100 के नाम बता दें। तो वो जाहिर है वो परेशान हो गए, लाइव शो था, उन्होंने कहा कि गोल कर गया उस बात को। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि ये भी तो हो सकता है ना कि 1,24,000 के आपको नाम नहीं आते, तो हो सकता है कि राम भी पैगंबर हो, महात्मा तो है वो भी कोई पैगंबर हो, तो दूसरे मजहब के जो माने जाते हैं लोग पुराने, हजारों साल पुराने, तो वो उस बात पे वो तैयार नहीं थे। नहीं अच्छा मेरे चैनल ने मुझे कहा तुम चाहती क्या हो, चैनल को आग लगवाओगी, क्या कराओगी? तो मैंने फिर आपने नहीं कहा YouTube को आग लगाना बड़ा मुश्किल है? नहीं YouTube नहीं था सर, मैं वैसे नॉर्मल जो सैटेलाइट चैनल की बात करी, मैंने वहां बैठ के लाइव शो उनको ये बोला। तो वो ये तो डेंजरस बात आपने कर दी ना। वो जाहिर है ओनर भी परेशान हो गए, उधर से प्रोड्यूसर भी कहे चुप कर जाओ चुप कर जाओ। तो वो उसके बड़े सख्त वो नाराज हुए। फिर मैंने उनसे कहा अच्छा बताइए, जन्नत के जो नक्शा आप बताते हैं, ये बहुत सारे वो खाने जो अरब में खाए जाते हैं ना, शहद और मेवे और फ्रूट, मुझे तो उसमें कुछ भी पसंद नहीं है, मुझे तो निहारी क्यों नहीं मिलती पिज्जा, जन्नत में? मैं क्या करूंगी? फिर जितनी आपने चीजें बताई हैं जो मतलब ऐश आराम सारे मर्दों के लिए, औरतें क्या करेंगी? तो कहते हैं कि वो उन औरतों को ही हूरे बना दिया जाएगा। मैंने कहा माफ करें मुझे तो वो बिल्कुल उसके बाद अब भी उनकी पार्टी से कोई मेरे शो में नहीं आया, ना आई एम श्योर कि यूट्यूब पे भी कोई नहीं आएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मतलब देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इनके वालिद मुफ्ती महमूद को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, जानता था। मैं एक किस्सा आपको बताऊं कि 1970 का जब इलेक्शन हुआ तो मैं 77 का जो इलेक्शन था, तो मैं पीटीवी में था रिपोर्टर। इनके साथ मैं बलूचिस्तान का दौरा कर रहा था। ही इज द ओनली पॉलिटिशियन, मुफ्ती महमूद, जिसका ये नहीं होता था कि रात को ठहरेंगे कहाँ। ही वुड गो स्ट्रेट टू अ मॉस्क और वहां लेट के सो जाते थे। ये जो थे ना बाबू लोग, हम लोग शहर से टीवी वाले, वो कहते क्या करें? बोले आप लोग भी इधर ही सो जाओ ना, तकिया वकिया लेके। He was such a down to earth progressive politician, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। मुफ्ती महमूद की मैं बात कर रहा हूँ, बेटों की नहीं मुझे पता। लेकिन वो हमारे एनएसएफ के कन्वेंशन, मुझे याद है 1967-68 में ही चेयर्ड द कन्वेंशन ऑफ द एनएसएफ, जिस पे इल्जाम था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के कनेक्टेड लोगों का है। ही वॉज कंफर्टेबल, हमसे गप लगाते थे, बात करते थे। उस जमाने में ये कसूरी साहब थे, महमूद अली कसूरी, जो बर्ट्रैंड रसल की वियतनाम कमीशन में ही वॉज अ मेंबर। इतनी हाई क्वालिटी थी लोगों की, मैं बेटा आपको बता नहीं सकता हूं कि देयर वर पीपल यू वुड सिट एट देयर फीट एंड यू कुड लर्न एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। अब आप कहीं पे बैठ जाइए, आपको उनका लेवल किटी पार्टी से आगे नहीं है, किसी का भी नहीं। सिंध का, मैंने सिंध क्लब में पूछा ये तोप क्या कर रही है यहाँ पे? तो वो जो मेरे होस्ट थे उन्होंने कहा तोप तो फौज ने तोहफा दिया। ये फैमिली क्लब में एक एंटी एयरक्राफ्ट गन का क्या काम है? मुझे कोई समझाए तो सही। एक और सा बैठे बोले आपको नहीं समझ में आएगा, आप असल में आप लोग खराब हो गए बाहर जाके। कैन यू इमेजिन देयर इज एन एंटी एयरक्राफ्ट गन इन टोरंटो प्रेस क्लब? व्हाट इज रॉन्ग विद अस? व्हाई इज एन एंटी एयरक्राफ्ट गन सिटिंग? कहीं तोप चले हुए, कहीं सबमरीन हवा में लटकाई हुई है, वो भी मैंने सुना है। 2-3 सबमरीन हवा में अटकी हुई क्लिफ्टन में कहीं। I have no idea. एक है ना चौक, सबमरीन लटकी हुई है, ये जानते होंगे आप तो। तलवारें और 2 तलवारें तो मैंने देखा है, एक सबमरीन भी है कहीं। अच्छा आप ये देख के आएंगे, अगली रिपोर्ट में देंगे। कई जहाज भी मैंने देखे, फाइटर जेट लटका हुआ है कहीं इधर उधर। इंडिया में भी मैंने देखा है बेवकूफी, जहाज हवा में। अरे भाई क्या कर रहा है? क्रैश कर गया था, इससे क्या करोगे? जहाज क्यों दिखा रहे हो हमें साहब? इसके अंदर एक पायलट उर्दू जी आरिफ साहब,
बुक बोर्ड की 6ठी जमात की उर्दू टेक्स्ट बुक बोर्ड पे राहिल शरीफ की फोटो है। नहीं किताब 6ठी जमात की उर्दू टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब पे फौजी की तस्वीरें टेक्स्ट बना हुआ है। अरे फौजी की नहीं, उर्दू उर्दू किताबों को उर्दू सब्जेक्ट, तो उर्दू से राहिल शरीफ का क्या ताल्लुक है? वो अपना नाम ठीक नहीं बोल पाता था उर्दू में। अभी जैसे आप लोग अभी जैसे तारिक साहब कनाडा में है, आरिफ साहब आप यूके में, तो आरिफ साहब आपको लगता है कि कभी दिल चाहता है आपका कि मैं वापस जाऊं अपने मतलब कराची जाऊं या इस तरह, क्योंकि बाहर आप लोग दोनों जो है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन तो नहीं कहलाएंगे ना कनाडा या यूके में रह के। फर्स्ट क्लास पागल हो गई आप, आपको किसने बोला ये? सिटीजन है इधर, ना किसने आपसे कहा ये? राइट, इक्वल राइट्स। क्या बात कर रही हैं आप? पाकिस्तान में कहलाते तो पाकिस्तानी है ना, डुअल नेशनल नो होंगे। ना, कोई नहीं कहलाता। मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, मैं कहलाया जाता हूं एज तारिक फता। मेरी गली में किसी को नहीं पता मेरा एंसेस्ट्री क्या है। आई एम अ कॉलमनिस्ट विद टोरंटो सन। मेरी छोटी सी गली है, बहुत ही, उसमें 20-25 छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, कर देते हैं सड़क का। 2 लड़कियां हैं जिनके हस्बैंड जो पाकिस्तान से, एक इस्माइली हैं, एक कराची से हैं, जिनके हस्बैंड्स हैं, उनके बच्चे हैं। किसी को आज तक ये नहीं पता ये कहां से कौन क्या है। मेरी छोटी बेटी ऑटिस्टिक है, मेरे साथ रहती है, यहां से खुद जाती है आती है। किसी को आज तक ये नहीं, सबको पता है कि मिस्टर फताह's डॉटर इज ऑटिस्टिक। पूरा डिस्ट्रिक्ट को पता है कि शी इज अ स्पेशल चाइल्ड। 35 साल की है, वो खुद दफ्तर जाती, काम करती, उस खुद बोलती रहती है। किसी को नहीं, ये ना कोई आंख उठा के नहीं देखता कि ये क्या है। दे अंडरस्टैंड शी इज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड देयरफॉर शी इज स्पेशल। ये वो मुल्क है जहां हैंडीकैप आदमी को बेस्ट पार्किंग मिलती है, बेस्ट सीट मिलती है। मेरे हाथ में सोटी होती, रास्ता खोल देते हैं। जो आप सेकंड क्लास कह रहे हैं, हम तो टॉप क्लास सिटीजन है यहाँ के। आरिफ साहब कभी कुछ मिस नहीं करते कि पाकिस्तान का कोई खाने में कर रहे हो कुछ और? हम सब मिस करते हैं। देखें आरजू साहिबा, कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में पैदा हुआ हूँ, कराची में बड़ा हूँ, तो कराची को मिस नहीं करूंगा? बिल्कुल मिस करता हूँ। एक चीज कराची की मिस करता हूँ। मेरे 58 फर्स्ट कजन है, जिसमें से 56 कराची में रहते हैं। मेरा अपने सगे भाई बहन सब रिश्तेदार सब कराची में। कराची को कैसे मिस नहीं करेंगे? लेकिन उन्होंने हमें आने जैसा नहीं छोड़ा। और सिटीजनशिप की बात है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को तो एक्सपायर हुए जमाना हो गया, वो रिन्यू ही नहीं करते। लेकिन हम तो फ्रेंच पासपोर्ट पे पूरी दुनिया में घूमते हैं। हमें फ्रांस ने, यूरोप ने कहीं डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आया। हमें कभी ये फीलिंग नहीं हुई कि हम सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास सिटीजन है विद इक्वल राइट्स। पाकिस्तान में हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि अगर आप फौजी बूट नहीं चाटते तो आप थर्ड क्लास सिटीजन हो, आप एक स्लेव हो, आपकी आवाज नहीं, आप बोल नहीं सकते, आप कोई राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते जब आप फौजियों को सलाम ना करोगे। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एवरीवन एंजॉयज देयर राइट। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ज्वाइन किया एंड आई होप कि हम दोबारा इसी तरह का कोई सेशन रख पाएंगे। आप दोनों हमें पाकिस्तान तो बुलवाए ना एक दफा, हम लोग दोनों आएंगे। आइए सर, मोस्ट वेलकम। मेरी गारंटी मोस्ट वेलकम है। आप लोग आइए, बहुत खुशी होगी मुझे मिलके। थैंक यू सो मच, सो काइंड। अरे नहीं, ये तो ये लगता है कि अब आपको ही बाहर जाना पड़ेगा। अब आपको ही बाहर जाना पड़ेगा, फिर आपको लोग इनवाइट करेंगे कि पाकिस्तान को मिस करती है कि नहीं ऐसी बात नहीं। कि अगर कोई बाकियों से हटके बात कर रहा है तो उसको आने नहीं दिया जा रहा। मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल इनको आप लोगों को आने देना चाहिए। आप लोग को आना चाहिए, आपका अपना मुल्क है, आप आए। बेशक मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज परफेक्ट है, यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी है जो कि परफेक्ट नहीं है और मुझे भी ऐसा होता है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। लेकिन बोलने की आजादी सबको होनी चाहिए और बताना चाहिए। जब तक हम बताएंगे नहीं तो अगले को पता कैसे चलेगा कि क्या चीज गलत हो रही है। लेकिन क्या करें सर, आप भी समझदार है, आपको सब पता ही है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। खुदा हाफिज।